हेलो एंड वेलकम टू द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज एनालिसिस। तो दोस्तों आज की डेट है 18 मार्च ऑफ 2019 और यहां हम डिस्कस करते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ और एसएससी, दिस वीडियो इज गोना बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। तो सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से आर्टिकल्स है जो आज हमें यहां डिस्कस करने हैं। उससे पहले आज का जो कोट है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन अगर आपको ग्रो करना है तो अगर यहाँ पे अगर कोट की तरफ देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मोटिवेशन विल ओनली गेट यू गोइंग बट इट इज एक्चुअली द डिसिप्लिन विच विल हेल्प यू ग्रो। मतलब अगर आपको एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे अगर ग्रो करना है, बढ़ना है अपनी लाइफस्टाइल में या फिर अपने करियर में, तो ऑब्वियस ही बात है आपकी लाइफस्टाइल में एक मिनिमम अमाउंट ऑफ डिसिप्लिन जरूर होना चाहिए। अब चलते हैं यहाँ पे एडिटोरियल पेज पे। एडिटोरियल पेज पे लेफ्ट साइड पे जो पहला आर्टिकल आया है ये है ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक रुक के बारे में। तो ये जो रिपोर्ट है ये एक्चुअली रिलीज की जाती है यूएनईपी के द्वारा और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जितनी भी एनवायरमेंट रिलेटेड जितनी भी एजेंसीज है वो साइलोस में काम करती है, मतलब अपने अपना काम देखती है, कोई सिनर्जी नहीं है सारी एजेंसीज के बीच में। और क्योंकि ये सिनर्जी नहीं है इसी वजह से जो है जो ग्लोबल हमारा जो आउटपुट होना चाहिए वो भी हम रीच नहीं कर पा रहे हैं। तो इस आर्टिकल में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें हम यहां से एक्सट्रैक्ट करके डिस्कस करेंगे। नीचे वाला आर्टिकल बेसिकली आरबीआई से रिलेटेड है। तो इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे जो करेंसी स्वैप के बारे में हम बात कर रहे हैं, इवन जो रिसेंटली रेपो रेट में यहाँ पे कट देखा गया था, उसके बाद कौन कौन से टूल्स अवेलेबल है आरबीआई के पास ताकि अभी जो हम यहाँ पे डिसएलरेशन देख रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में तो उसको कैसे जो है इंप्रूव कर सकते हैं। ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे हम जो टूल्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेंटर में जो आर्टिकल आया ये काफी अच्छी बात है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कैसे जो है बैड लोन्स की जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे जो है इंप्रूव हो रही है। मतलब यहाँ पे हमने बहुत सारे स्टेप्स लिए हुए हैं जिसके आईबीसी हो सकता है, आरबीआई ने बहुत सारे जो रिवाइज किए अपने फ्रेमवर्क्स को, उन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। और इससे फायदा ये होगा कि अगर फ्यूचर में अगर कोई भी विलफुल डिफॉल्टर होता है तो उसके चांसेस जो है कितने रिड्यूस हो सकते हैं, तो वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। नीचे वाला आर्टिकल बेसिकली फिर से आया है वुमेन इन पॉलिटिक्स के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी पिछले आर्टिकल्स में बताया है कि इवन ओडिशा में कोशिश ये की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा वुमेन को फील्ड किया जाए आने वाले इलेक्शन में। सेम चीज यहाँ वेस्ट बंगाल में देखी जा रही है। उसके साथ साथ इस आर्टिकल में दो एग्जाम्पल साइट किए जा रहे हैं जहां पे इवन एट विलेज लेवल यहाँ पे जो वुमेन अपनी वॉइस को रेज करती है, बताते हैं कि कौन सी इंपॉर्टेंट कॉसेज है जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं सोचते हैं। तो वही दो एग्जाम्पल यहाँ पे साइट किए गए हैं। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे राइट साइड पे जो आर्टिकल आया है ये है राइट इंसेंटिव टू द फार्मर्स। क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि बहुत सारे यहाँ पे स्कीम्स ऑलरेडी चल रहे हैं ताकि हम एम्पावर कर सके और उसके साथ साथ जो यहाँ पे इनकम है फार्मर्स की उसको डबल करने की कोशिश करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स चल रही है सेंटर के लेवल पे, स्टेट के लेवल पे। उनको तो हम डिस्कस करेंगे लेकिन यहाँ पे हम समझेंगे कि जितनी भी स्कीम्स चल रही है, पीएम किसान की स्कीम हो सकती है, राइतु बंधु की स्कीम हो सकती है, कालिया स्कीम हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब्स्टिट्यूट नहीं है एग्रीकल्चर मार्केट में रिफॉर्म्स के लिए। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि कौन से वो रिफॉर्म्स है जिससे जो है फार्मर की इनकम यहां पे जो है इंक्रीज हो सकती है। उसके बाद राइट साइड पे जो आर्टिकल है काफी पॉलिटिकल इन नेचर है। यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है कि यहाँ पे कांग्रेस, बीजेपी, प्रियंका का क्या पूरा यहाँ पे जो चल रहा है ट्रायंगल, तो वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो डिस्कस नहीं करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं हर वीडियो में हम डिस्कस करते हैं पर्टिकुलर कंट्री को। तो आज की कंट्री का नाम है कुक आइलैंड्स। तो ये बेसिकली आपको यहाँ पे पैसिफिक में नजर आएगा। आप इसकी कैपिटल देख सकते हैं, यहाँ पे आपको अवारुआ नजर आएगा, ये है इसकी कैपिटल। और यहाँ पे आप जाएंगे राइट साइड पे तो आपको उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगी। आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको पूरी ओशियानिक कंट्री जो नजर आ रही है उसी में जो आपको यहाँ पे कुक आइलैंड नजर आएगा। अब यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बताइए वेयर डिड नीति आयोग अलोंग विद यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज द फर्स्ट वर्कशॉप ऑन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम। तो ये जो फोरम है ये नीति आयोग और यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स की जो एजेंसी इंटरनेशनल डेवलपमेंट, तो इसने कहां पे ऑर्गेनाइज की थी। तो आपके चार ऑप्शन है, न्यू दिल्ली है, कोलकाता है, मुंबई है और चेन्नई है। तो इस फोरम में बेसिकली पूरी कोशिश ये की गई थी कि कैसे जो है यहाँ पे एनर्जी और एनवायरमेंट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज है उसके ऊपर यहाँ पे जो है एक डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो सके, और ये हुई थी दोस्तों न्यू दिल्ली में। अब चलते हैं पहले आर्टिकल की तरफ। पहला आर्टिकल बेसिकली ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट से रिलेटेड है। तो यहां पे हम समझेंगे कि यहां पे जरूरत यह है, एनकरेज ये करने की जरूरत है ताकि अलग अलग एजेंसीज में जितने भी इन्होंने स्टेप्स लिए हैं उनको लिंक करने की जरूरत है। क्योंकि ये लोग जितने भी एजेंसीज है, अगर यहाँ पे अगर बात करेंगे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अलग से काम करेगा, म्युनिसिपैलिटीज अलग से काम कर रही हैं, अब इन सबको लिंक करने की जरूरत है ताकि इनका जो यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन है साइलोस में उसको इंटीग्रेट कर सके हम लोग। अगली बात करेंगे हम यहाँ पे 2014 में हुआ यह था कि बहुत सारी कंट्रीज ने मिलकर यूएनईपी के पास गए और
बोला कि कैसे जो है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, जैसे कि हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं और यहाँ पे जो इतने सारे हम लोग ने जो फैक्ट्रीज बनाई हुई हैं, यहाँ पे सीओ जो यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, तो उससे जो है सोशली और इकोनॉमिकली कैसे वो हार्म करने वाला है पीपल को। तो ऐसा पूछा गया था यूएनईपी के द्वारा। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल की जो बॉडी है, इसने तुरंत ऑलमोस्ट 250 साइंटिस्ट एक्सपर्ट्स को यहाँ पे जमा किया और उन्होंने मिलकर यहाँ पे एक ग्लोबल एनवायरमेंटल आउटलुक रिपोर्ट बनाया। अब ये जो रिपोर्ट है रिसेंटली रिलीज की थी लास्ट वीक यूएन एनवायरमेंटल असेंबली में, जो हुई थी नायरोबी में। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ये समझनी है कि यूजुअली सारी कंट्रीज का अप्रोच काफी सिमिलर है कि अभी हम लोग अब डेवलप हो जाते हैं, यहाँ पे अच्छे से ग्रो कर लेते हैं अपनी कंट्री को, उसके बाद में यहाँ पे क्लीन अप करेंगे जो भी हमने यहाँ पे गंद मचाया है। लेकिन इससे प्रॉब्लम ये होती है कि क्लाइमेट चेंज बढ़ता जाएगा, पोल्यूशन भी बढ़ेगा और उसी तरीके से यहाँ पे जो विद इन कंट्रीज जो इनइक्वालिटी भी बढ़ती जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो काफी ज्यादा सेंसिटिव है एनवायरमेंट से रिलेटेड, कुछ जो कंट्रीज है वो सोचते हैं अभी ग्रो हो जाते हैं, जितना कचरा फैलाना फैला लेंगे। तो ये जो इनइक्वालिटी इस वजह से जो है यहाँ पे बैलेंस नहीं बन पाता है। दूसरी बात हम करेंगे यहाँ पे पोरली इन्फोर्स रेगुलेशन की, क्योंकि आप समझेंगे कि हर कंट्री के पास कोई ना कोई पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए लीगलाइजेशन या लॉ अवेलेबल है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप यहाँ पे स्टैटिस्टिक की बात करेंगे, ऑलमोस्ट 6 मिलियन प्रीमैच्योर यहाँ पे डेथ होती है जस्ट बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, इवन दो हर कंट्री के पास कोई ना कोई लॉ है। तो आपको बेसिक लेकिन ये समझना है कि इवन दो लॉ एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ पे कंप्लीटली एनफोर्स नहीं किया जाता, रेगुलेशन इतना अच्छा नहीं है, इसी वजह से जो है यहाँ पे प्रीमैच्योर डेथ उसके बावजूद भी दिखते हैं। और जो नेक्स्ट इशू इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में यहाँ पे उठाया गया है वो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के यहाँ पे जो कैपेबिलिटी है, मतलब यहाँ पे जो इंटेंसिव यहाँ पे पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे जो डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट करते हैं, इससे क्या होता है जितने भी माइक्रोब्स है ये एंटी माइक्रोब इनके पास एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। इससे क्या है कि अगर हमारे पास जो एग्जिस्टिंग यहाँ पे जो सोल्यूशंस अवेलेबल है, यहाँ पे जो हमारी मेडिसिन है वो उन पे काम नहीं करती है। तो इसी वजह से जो हम यहाँ पे पेस्टिसाइड्स का बहुत ज्यादा एक्सेसिव इस्तेमाल करते हैं या फिर जो यहाँ पे डंपिंग करते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट की, तो उसे भी रिड्यूस करने की जरूरत है फ्रेश वाटर बॉडीज में। अगला हम बात करेंगे इस रिपोर्ट को यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जनरेट करता है यूएनईपी, और यूएनईपी बेसिकली एस्टैब्लिश होता है 1972 में, और सबसे पहले आपको समझना है इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा नायरोबी में। और ये एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो पब्लिश करता है जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं वो है ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक। इसके अलावा भी इसके कुछ 7 थीम्स है जिसमें यह काम करता है, जिसके एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज हो सकता है, डिजास्टर कॉन्फ्लिक्ट है, इकोसिस्टम मैनेजमेंट हो सकता है, एनवायरमेंटल गवर्नेंस है, केमिकल वेस्ट, रिसोर्स एफिशिएंसी और एनवायरमेंट अंडर रिव्यू। तो ये कुछ सेक्टर्स है जहां पे जो है ये पर्टिकुलर बॉडी काम करती है। लेकिन अब चलते हैं इस आर्टिकल में डिस्कस किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकर्स को एक यहाँ पे शिफ्ट लाने की जरूरत है अपनी मेंटालिटी में, सोच में, कि कैसे जो है रीजनल और ग्लोबल लिंक को समझे और इसी से जो है यहाँ पे एट अ ग्लोबल लेवल हम यहाँ पे चेंजेस ला सकते हैं। अगली कहीं ना कहीं हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो टॉक्स है, जो डायलॉग है बिटवीन वेरियस इंस्टीट्यूशन, जैसे कि अगर बात करेंगे एक बॉडी है जो रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करने के लिए, और दूसरी जो बॉडी है वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल पर्टिकुलर मैटर को रिड्यूस करने के लिए। लेकिन इन दो बॉडीज के बीच में अगर बातचीत अगर कम हो रही है तो कहीं ना कहीं सिनर्जी भी रिड्यूस हो जाती है। इससे क्या आपका जो फाइनल आउटपुट है वो इतना अच्छा या फिर जो टारगेट को रीच नहीं कर पाएगा। उसी के संदर्भ में यहां पे बताया जा रहा है कि इवन जो पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट है वहां पे काफी ज्यादा फोकस किया गया था कि कैसे जो है रिन्यूएबल एनर्जी का हम ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी नेगोशिएशन करना बाकी है, फंडिंग का इशू चल रहा है पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट के बाद। तो वो सारी चीज अगर सॉल्व हो जाती है तो क्लाइमेट चेंज को भी हम यहाँ पे जो है धीरे धीरे रिड्यूस कर सकते हैं। अगली बात यहाँ पे अगर कंक्लूजन की बात करेंगे तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे जरूरत है हमें क्रिएटिविटी की, ताकि जो है एनवायरमेंट की जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है उसे हम धीरे धीरे सॉल्व कर सकते हैं। अगला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ आरबीआई और कौन कौन से वो स्टेप्स है उन्होंने रीसेंट टाइम्स में लिए हैं ताकि जो इकोनॉमिक स्लोडाउन हम देख रहे हैं हमारी कंट्री में और अक्रॉस द वर्ल्ड, तो उसे कैसे रिड्यूस किया जाता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे जो सेंट्रल बैंक है उसका काम सिर्फ यहाँ पे जो मॉनिटरी पॉलिसी डिसाइड करना नहीं होता है, उसको यहाँ पे बेसिकली जो बैंक है उनको कन्विंस करना होता है कि कैसे जो यहाँ पे कट रेट्स को यहाँ पे फॉलो करना है। उसी के संदर्भ में यहाँ पे हमें समझना है कि यहाँ पे पिछले क्वार्टर में जो है डिएक्सेलरेशन यहाँ पे नजर आई थी इकोनॉमिक ग्रोथ में, इसी वजह से जो आरबीआई ने यहाँ पे सॉफ्टवेयर स्टैंड लिया हुआ था, उन्होंने यहाँ पे रेपो रेट भी यहाँ पे 25 बेसिस पॉइंट से रिड्यूस कर दिया। लेकिन ये इसके के साथ साथ हमने और भी स्टेप्स लिए, जैसे कि यहाँ पे जो करेंसी स्वैप का जो यहाँ पे हम लोग प्रोविजन यूज कर रहे हैं, इसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। लेकिन उससे पहले हमें एक और चीज समझना है कि इवन ऑन द वर्ल्ड लेवल अगर बैंक ऑफ इंग्लैंड की बात करेंगे तो उन्होंने कोशिश किया कि लिक्विडिटी फैसिलिटी को यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश की है। इससे क्या है कि इनको सपोर्ट मिलेगा यहाँ पे मार्केट को। अब लिक्विडिटी बढ़ाने से फायदा ये कि जितने भी लोग यहाँ पे नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को शुरू करना चाहते हैं, कोई नया यहाँ पे कंपनी शुरू करना चाहता है, कोई कार खरीदना चाहता है, तो उसके पास जो है पैसे हाथ में आ जाते हैं क्योंकि लिक्विडिटी बढ़
जाती है। उसी के साथ साथ यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो स्पेक्टर ऑफ रिसेशन है, यानी कि जो गोस्ट ऑफ रिसेशन है, वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है यूरोजोन, यूरोपियन सेंट्रल बैंक में। इसी वजह से अगर यहाँ पे बिजनेस के एटमोस्फेयर की बात करेंगे तो बहुत सारे जो बिजनेस है वो अभी भी फ्लरिश नहीं कर रहे हैं। यूजुअली अगर यहाँ पे सर्विस सेक्टर की बात करते हैं तो जनवरी का मंथ यूजुअली इतना ज्यादा आउटपुट नहीं प्रोड्यूस करता है, क्योंकि बाहर के देशों में, वेस्ट में, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे अगर बात करेंगे हम यहाँ पे अमेरिका, यूके की, तो वहां पे यूजुअली हॉलिडे सीजन रहता है जनवरी दिसंबर में, तो इतना ज्यादा सेल्स क्रिएट नहीं हो पाता है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे अभी मार्च चल रहा है, लेकिन अभी भी हम जो है इकोनॉमिक स्लोडाउन देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे कि आरबीआई ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हुए हैं। सबसे पहला स्टेप था वो ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन को समझना है तो आप सबसे पहले यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखिए। ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है कि परचेज ऑफ सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई फ्रॉम और टू द मार्केट। अब सबसे पहले अभी प्रेजेंट का सिनेरियो देखते हैं कि अभी जो है इकोनॉमिक स्लोडाउन चल रहा है, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा कम है, तो क्या करेंगे आरबीआई, क्या कर सकता है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑलरेडी मार्केट में है उसे आरबीआई खरीदना शुरू करेगा। अब जैसे ही वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदना शुरू करेगा तो पैसे कहां देगा, मार्केट में देगा। अगर मार्केट में पैसे बढ़ जाते हैं तो बैंक्स के पास बहुत ज्यादा पैसा होगा ताकि वो लेंड कर सके। अब लेंड करेंगे किन लोगों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर्स है, इससे जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। तो जब भी अगर आपको मान लीजिए कि ऐसी जब भी मंदी आती है, अगर उसको रिड्यूस करना है तो बेसिकली जो है आरबीआई यहां से जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेगा, पैसा इन्फ्यूज करेगा मार्केट में। तो ये है प्रेजेंट सिनेरियो में कैसे ओपन मार्केट का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसी का ऑपोजिट अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो क्या करेगा, वो यहाँ पे अपना जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो बेचना शुरू कर देगा। इससे क्या है कि पैसे जो है आरबीआई की तरफ आएंगे। आपको सिंपल तरीके से यह समझना है कि जब भी पैसे आरबीआई की तरफ आते हैं तो जो है इन्फ्लेशन को हम काउंटर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से इसका जो मॉडल है ये बेसिकली यहाँ पे इमेज में भी दिया हुआ है। अगला एक और मेथड है जो यहाँ पे यूज किया जाता है, जो है मॉरल सुएशन। अब सबसे पहले बात करते हैं आरबीआई के बाद बहुत सारे टूल्स है। क्वांटिटेटिव टूल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे ओपन मार्केट ऑपरेशन जो हमने रिसेंटली डिस्कस किया, उसके बाद यहाँ पे बैंक रेट है, सीआरआर, एसएलआर, इनसे जो है यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं कि कैसे जो है लेंडिंग प्रोसेस होना चाहिए। उसके बाद क्वालिटेटिव यहाँ पे टूल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे पब्लिसिटी है, रैशनल ऑफ क्रेडिट है, फिर यहाँ पे मॉरल सुएशन और डायरेक्ट एक्शन है। मॉरल सुएशन भी यहाँ पे कोशिश की गई थी आरबीआई के द्वारा। अब इसमें होता ये कि आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक्स को यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल पे बोलते हैं कि ये कुछ सर्टेन लोन्स है जो आप नहीं दीजिए, या फिर इसमें थोड़ी सी यहाँ पे जो है आप यहाँ पे धीरे दे सकते हैं। तो ऐसा जो है मॉरल सुएशन किया जाता है आरबीआई के द्वारा। लेकिन अगर मान लीजिए अब जो कमर्शियल बैंक्स नहीं मानते हैं तो क्या करेंगे आरबीआई, तो आरबीआई उन पे यहाँ पे जो है पीनल जो है यहाँ पे पेनाल्टीज लगा सकती है, या फिर मान लीजिए यहाँ पे उनको कुछ जो क्रेडिट्स दिए जाते थे वो जो है हटा दिया जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल की। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जो बैड लोन की जो प्रॉब्लम चल रही है उसको हमने इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। अब उसी के संदर्भ में यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम जो रेगुलेशन है उनके बारे में हम बात करेंगे। ओवर द इयर्स इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, आईबीसी का कोड है जो काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें हमने काफी इंप्रूवमेंट किया। उसको इंप्लीमेंट करने में बहुत सारे हमने जो चैलेंजेस देखे थे उसको भी हमने धीरे धीरे सॉल्व करना शुरू किया। उसके बाद जो दूसरा हम बात करेंगे वो है यहाँ पे एक फ्रेमवर्क की, जो है आरबीआई रिवर्स फ्रेमवर्क फॉर रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस टेस्ट है, जिसको हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आरएफआरएसबी कहते हैं। अब इसका पूरा मैंडेट ये है कि इसमें कुछ फ्रेमवर्क लिखे हुए हैं जिसके संदर्भ में यहाँ पे कोई भी स्ट्रेस एसेट जो है उसे हम कैसे जो है रिड्यूस कर सकते हैं। अब इस आर्टिकल में इन दोनों चीजों के बारे में बोला जा रहा है कि आईबीसी और यहाँ पे जो आरएफआरएसए है, तो दोनों में ही इंप्रेसिव रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे 4 स्टेप्स को फॉलो किया गया है। वो क्या है 4 स्टेप्स? सबसे पहले रिकॉग्निशन ऑफ ट्रू सिनेरियो, मतलब आप रिकॉग्नाइज कीजिए कि सच में आपके पास स्ट्रेस एसेट्स है। क्योंकि अगर आप पास में जाके देखेंगे कि हमारा जो स्ट्रेस एसेट्स को यहाँ पे कैलकुलेट करने का तरीका जो है और जो यहाँ पे बैंक्स वो बता रही हैं उसी में बेसिकली एनॉमली नजर आ रही थी। तो इसीलिए बोला कि सबसे पहले रिकॉग्नाइज कीजिए कि कितना स्ट्रेस एसेट्स आपके पास ऑलरेडी है। उसके बाद बात करेंगे डिटरेंस की, कैसे जो है यहाँ पे विलफुल डिफॉल्टर्स जो है उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, डिटरेंस कैसे क्रिएट करना है। तो उसी लिए जो है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड को बनाया गया। तीसरी बात करेंगे रेजोल्यूशन टू क्योर, मतलब क्या सोल्यूशन हो सकता है कि कैसे हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं। इसी वजह से इंसॉल्वेंसी बैंक में हमारे पास बहुत सारे प्रोविजन अवेलेबल है। उसके बाद बात करेंगे स्पीडी एक्शन, मतलब अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया उस बंदे को तो कैसे जो है आप तुरंत यहाँ पे जो है रेमेडी प्रोवाइड कर सकते हैं। इन 4 स्टेप का इस्तेमाल करते हुए रिकॉग्निशन, डिटरेंस, रेजोल्यूशन और स्पीडी एक्शन से जो है यहाँ पे इस पर्टिकुलर इंप्रेसिव रिजल्ट हम देख रहे हैं कि एनपीए का जो अमाउंट है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, और यहाँ पे माना जा रहा है बाय 2020 जो है एनपीए का अमाउंट काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा। अगली बात करेंगे यहाँ पे विलफुल डिफॉल्टर का जो टैग दिया जा रहा है इन पर्टिकुलर कोड और यहाँ पे फ्रेमवर्क के अंतर्गत, इससे कहीं ना कहीं यहाँ पे हम लोग जो डिस्क्रिप्शन हुआ करता था बैंक्स के पास कि किसको लोन देना है किसको नहीं देना है, वो धीरे धीरे जो है यहाँ पे क्रेडिट ओपिनियन रेजोल्यूशन बन रहा है। मतलब यहाँ पे बेसिकली कमिटी बैठते हुए डिसाइड करते हैं कि इस पर्टिकुलर बंदे को लोन देना है या नहीं देना है। उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर रिकवरी रेट्स की बात करेंगे कि यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने किसी को लोन दिया और कितना आप रिकवर कर रहे हैं, तो अभी भी वर्ल्ड के सिनेरियो से काफी ज्यादा कम है, लेकिन अगर अब हमारे पास को देखेंगे तो काफी ज्यादा अच्छा चल
चल रहा है, उसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है आईबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनली अपहोल्ड किया है कि हाँ ये बिल्कुल ही सही जो है कोड बनाया गया है। उसके बाद अगर बात करेंगे यहाँ पे चाइना का भी एग्जांपल साइड किया जा रहा है कि चाइना से हम लोग लेबर मार्केट कैसे मैनेज करना है वो सीख सकते हैं, लेकिन बैंकिंग कैसे मैनेज करते हैं वो नहीं सीख सकते हैं। क्यों नहीं सीख सकते हैं? क्योंकि अगर आप चाइना में रहते हैं और अगर मान लीजिए आपने कोई भी ऐसा बैंकिंग डिफॉल्ट कर दिया है तो चाइना आपके साथ क्या करने वाला है, वो आपका रिस्ट्रिक्ट कर देगा सारा ट्रैवल, आपके जो मतलब आपको कोई भी हाई लेवल जॉब नहीं मिलने वाली है। आपके जो किड्स है अगर वो स्कूल जाना चाहते हैं बच्चे, तो उनके लिए यहाँ पे अलग रेगुलेशन एलिजिबिलिटी लगाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं हम इसे जो है अडॉप्ट नहीं कर सकते इंडिया में। क्यों? क्योंकि काफी ज्यादा इनकंसिस्टेंट डेमोक्रेसी से रिलेटेड, इसी वजह से जो चाइना का मॉडल है हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। वही जो है ऑथर भी बता रहे हैं इस आर्टिकल में। अब बात करते हैं यहाँ पे रिकवरी ऑफ डेब्ट की। तो आईबीसी के आने के बाद यहाँ पे जो सेक्शन 29 है इसके अंतर्गत यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई भी डिफॉल्टर है जो यहाँ पे डिजायरेबल नहीं है, जो अब पे बैक नहीं कर पा रहा है, तो उसको आइडेंटिफाई करने में और उसको रिजॉल्व करने में काफी ज्यादा अच्छा काम किया है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो एनसीएलटी को बनाया गया है जिसमें यहाँ पे वर्डिक्ट दिए जाते हैं रेजोल्यूशन के लिए, तो उसने बहुत ज्यादा तेजी से बहुत सारे केसेस को सॉल्व भी किया है। तो वही चीज यहाँ पे इस आर्टिकल में लिखी गई है। उसके साथ बात करेंगे कि एक्चुअली बैंक्रप्सी का मतलब होता क्या है और कब है जो एक पर्टिकुलर कंपनी बैंक्रप्ट हो जाती है। अगर मान लीजिए आपने एक कंपनी खोली, आपके पास कोई ना कोई यहाँ पे जो है क्रेडिटर्स होते हैं, कोई बैंक हो सकता है, कोई सप्लायर हो सकता है। अब उनको आपको बेसिकली पे बैक करना है। अगर आप मान लीजिए आप प्रीपे नहीं कर पाते हैं तो बेसिकली जो आपने पैसा यहाँ पे लिया हुआ है तो वो बेसिकली धीरे धीरे जो है बैंकिंग सिस्टम में एनपीए बनता जाता है। अब इस आईबीसी के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे इसे रिजॉल्व करने के लिए समवेयर 270 डेज आपके पास होता है। उसके बाद जो है यहाँ पे एक लिक्विडेटर को अपॉइंट कर दिया जाता है। उसके बाद जो प्रोसीडिंग है वो शुरू हो जाती है किसके द्वारा? IIBBI के द्वारा, जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको यहाँ पे सेटअप किया गया था अक्टूबर 1 2016 में। तो इसका पूरा यहाँ पे मैंडेट ये है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे सॉर्ट आउट करना है जितने भी इंसॉल्वेंट कंपनीज को। अब यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स कितने इंपॉर्टेंट है। भले ही हमने बहुत सारे यहाँ पे जो स्कीम्स है यहाँ पे इवॉल्व की हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम यहाँ पे जो असली चीज है यानी कि जो रिफॉर्म्स है उसको हम यहाँ पे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन में यहाँ पे बताया गया कि प्रधानमंत्री किसान जो सम्मान निधि स्कीम है जिसके अंतर्गत यहाँ पे 75,000 करोड़ यहाँ पे स्पेंड करने वाले हम लोग यहाँ पे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स पे काफी अच्छा स्टेप है। लेकिन इस स्कीम को लाने से पहले भी यहाँ पे हमारे कंट्री में अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्कीम ऑलरेडी चल रही थी। जिसकी यहाँ पे अगर बात करेंगे तेलंगाना में राइतु बंधु स्कीम चल रही थी, कालिया स्कीम चल रहा था उड़ीसा में। उसके बाद यहाँ पे कृषक बंधु स्कीम है यहाँ पे वेस्ट बंगाल में। उसी के साथ साथ कृषक आशीर्वाद योजना है जो कि झारखंड में नजर आते हैं। इन चारों स्कीम जो मैंने आपको बताई ये काफी अच्छी स्कीम्स है। यहाँ पे जो है बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इनकम सपोर्ट दे रहे हैं डायरेक्टली टू द फार्मर्स। लेकिन इसमें भी अलग अलग लेकुनास है, जैसे कि कुछ चीजों में यहाँ पे जो है लैंडलेस लेबरर्स को इंक्लूड नहीं किया, कुछ में यहाँ पे अलग यहाँ पे क्राइटेरिया रखे हुए हैं। अब इनको धीरे धीरे हम रिड्यूस कर सकते हैं जितने भी लेकुनास ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन आपको समझना ये है कि ये जो डायरेक्ट इनकम सपोर्ट है ये सब्स्टिट्यूट की तरह काम नहीं कर सकता टू ऑल द एग्रीकल्चर मार्केट रिफॉर्म व्हिच हैज टू बी डन इन आवर कंट्री। और एक और चीज बताई जा रही है कि किसी भी सेक्टर में अगर आपको देखना है कि कौन सी चीजें हैं जो यहाँ पे परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकती हैं, तो उसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि कितनी आप जो है मीडियम और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे जो है कैपिटल जो फॉर्मेशन है, मतलब अगर बात करें कि यहाँ पे फार्मिंग में जो कैपिटल फॉर्मेशन जो वो कैसे इंक्रीज कर सकते हैं बाई इन्वेस्टमेंट इन इट। उसके अंदर में यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में जो ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे अगर बात करेंगे जीसीएफए अकॉर्डिंग टू दी एग्रीकल्चर जीडीपीए, तो आप देखेंगे 1994 का एक लोएस्ट पॉइंट है। उसके बाद से यहाँ पे अगर देखेंगे जो पूरा शेयर है वो धीरे धीरे जो है बढ़ रहा है। तो वही चीज यहाँ पे इस आर्टिकल में भी लिखी गई है कि यहाँ पे अगर जीसीएफए परसेंट ऑफ जीडीपी देखेंगे तो 1994 के तुरंत बाद से यहाँ पे बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है हमने समझा है कि एग्रीकल्चर में धीरे धीरे इन्वेस्ट करने की जरूरत है। उसके बाद अगर आईकॉर की बात करेंगे, आईकॉर का मतलब होता है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, वो भी यहाँ पे स्टेगनेंट है 4:1। अगर आपको आईकॉर को अगर बेसिक सिंपल स्टेप में अगर समझना है तो ये है कि आपको कितना ज्यादा पैसा एडिशनल डालना होगा ताकि आप 1 यूनिट से आउटपुट को बढ़ा सके। एक एग्जांपल क्या समझते हैं, अगर मान लीजिए आप यहाँ पे पावभाजी बनाते हैं, ठीक है, आपने आपकी पावभाजी की दुकान है, आप यहाँ पे मान लीजिए 100 पावभाजी बनाते हैं पर दिन, ठीक है। अगर आप और वो 100 पावभाजी बनाने में आपको टोटल कॉस्ट लग रहा है 1,000 रुपए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अगर सोचना है कि आपको अगर एक और पावभाजी अगर बनानी है, एक और प्लेट, तो आपको कितना जो है रॉ मटेरियल ऐड करना है। बहुत थोड़ा सा पैसा होता है कि मतलब आपको लगता है कि थोड़ा सा और यहाँ पे ब्रेड ले लेंगे, तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पे एक और यूनिट बनाने के लिए आपका जो यहाँ पे रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है वो काफी कम है और आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। लेकिन उसी के लिए अगर आप एक एग्जांपल लीजिए किसी रिफाइनरी का, अब यहाँ पे अगर पेट्रोलियम का अगर रिफाइनरी कर रहे हैं, आपको मान लीजिए एक और
यूनिट से अगर उसे बढ़ाना है तो आपको यहाँ पे अलग से मशीनरी लेकर आनी होगी, तो उसका जो कॉस्ट है एक यूनिट से बढ़ाने के लिए, तो वो आपको काफी महंगा पड़ने वाला है। उसी तरीके से जो एग्रीकल्चर में बोला जा रहा है कि अगर यहाँ पे अगर आपको इंक्रीज करना है तो वो जो है रेशियो 4:1 का चलता है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि अगर कहीं ना कहीं यहाँ पे जो एग्रीकल्चर मार्केट्स और या जो फार्मर्स है और यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो प्राइवेट ओनर्स है, उनके बीच में अगर नेक्सस बन जाता है, अग्रीमेंट आ जाता है, तो जो है ये कोलैबोरेशन हेल्प कर सकता है एग्रीकल्चर फार्मर्स की इनकम को डबल करने के लिए। उसके साथ साथ यहाँ पे बोला जा रहा है जरूरत यह है कि माइंडसेट चेंज ऑफ पॉलिसी मेकर्स की, क्योंकि पॉलिसी मेकर्स यहाँ पे जो है कंज्यूमर ओरिएंटेड अभी भी पॉलिसीज बना रहे हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे मैप, यहाँ पे जो ग्राफ में कि कंज्यूमर सपोर्ट एस्टिमेट देखेंगे तो यहाँ पे सालों साल बढ़ता जा रहा है कि कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से जो सब्सिडी देनी है वो तो धीरे धीरे बढ़ी रही है, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि सब्सिडी को रिविजिट करने की जरूरत है, ताकि हमारी पॉपुलेशन में जो लोएस्ट 20% है सिर्फ उन्हीं को टारगेट करना चाहिए सब्सिडी, बाकी लोगों के लिए जो है यहाँ पे सब्सिडी हटा देनी चाहिए। इससे फायदा होगा फार्मर्स का भी, और जो यहाँ पे जो सबसे लोअर पॉपुलेशन में 20% जो यहाँ पे डिजर्व करते हैं सिर्फ उन्हीं को जो है सब्सिडी दी जाएगी। और इन सारे स्टेप्स को लेने के बाद फायदा किसका होगा? सबसे पहले तो मार्केट का फायदा होगा, क्योंकि जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाएगा। उसके बाद फार्मर्स का फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है उनकी जो असली प्राइस उनको जो मिलनी चाहिए वो मिल जाएगी। उसी के साथ साथ जो यहाँ पे पूरी इकोनॉमी का फायदा इसलिए होगा क्योंकि जो अमाउंट ऑफ वेस्टेज जो हो रहा था वो भी जो है धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा। और यहाँ पे हमने दो इंपॉर्टेंट चीज समझी आयकर के बारे में। आयकर आपको समझना है कि जितना आयकर कम होता है उतना ही जो है यहाँ पे एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन चलता है। जैसे मैंने आपको पावर जी का एग्जांपल दिया कि आयकर यानी कि आपको कितना इनपुट देना है ताकि आप एक यूनिट से बढ़ा सके, क्योंकि वो वैल्यू कम है, आयकर कम है आपका, इसी वजह से जो है आपकी एफिशिएंसी बढ़ सकती है। अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री मिलिट्री फोर्स अलॉन्ग विद इंडियन नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कंडक्टेड अ जॉइंट एक्सरसाइज इन हैदराबाद। तो कौन सी कंट्री की मिलिट्री फोर्स ने यहाँ पे एनएसजी के साथ यहाँ पे जॉइंट एक्सरसाइज की है? तो यहाँ पे आपका चार ऑप्शन है, रशिया है, यूएस है, जापान है और ओमन है। तो रिसेंटली यूएस ने यहाँ पे एनएसजी के साथ यहाँ पे बेसिकली ये पूरी एक्सरसाइज की थी, और इसमें जो है स्पेशल फोर्सेस ने यहाँ पे काम किया था। और यहाँ पे पूरी कोशिश ये थी कि कैसे इंटरऑपरेबिलिटी लेकर आ सकते हैं, और अगर कोई भी क्राइसिस आ सकता है पब्लिक हेल्थ या सेफ्टी से रिलेटेड, तो कैसे दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। अब एनएसजी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है नेशनल सिक्योरिटी हमारी कंट्री के लिए। तो सबसे पहले आपको समझना है कि इसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया था ताकि कॉम्बैट करे टेररिस्ट एक्टिविटीज को विद इन अ कंट्री और यहाँ पे इवन आउटसाइड में। इसको सेटअप किया था 1984 में एज अ फेडरल कंटीजेंसी डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट फोर्स, की मतलब अगर कोई भी यहाँ पे अचानक से कोई अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आ जाती है तो इस पर्टिकुलर फोर्स को यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया जाएगा। और ये बेसिकली अथॉरिटी है किसके अंदर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के। और उसी के साथ साथ यहाँ पे डेपुटेशन पर लोग होते हैं, कहां से? आर्मी से और सीएपीएफ में भी। और क्योंकि यहाँ पे डेपुटेशन में दो अलग अलग जगह से लोग आते हैं, इसी वजह से यहाँ पे दो कंपोनेंट्स भी बना दिए गए हैं। एक है एसएजी जिसको कहते हैं स्पेशल एक्शन ग्रुप, और दूसरा है स्पेशल रेंजर ग्रुप। स्पेशल रेंजर ग्रुप में आपको सीएपीएफ से लोग दिखेंगे और स्पेशल एक्शन ग्रुप में यहाँ पे आपको आर्मी से लोग दिखेंगे। अगर यहाँ पे डायरेक्टर जनरल की बात करें तो एनएसजी का यहाँ पे जो डीजी होता है वो यूजुअली आईपीएस से आता है। उसी के बारे में मैंने यहाँ पे आपको डिटेल दी हुई है। जैसे कि अगर मोटो की बात करेंगे वो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, कि मतलब यहाँ पे जो है हमेशा सिक्योरिटी ही उनका जो मेजर एम रहता है। अब चलते हैं यहाँ पे पेज 1 की। काफी दुखद बात है कि जो मनोहर पर्रिकर थे जो कि सीएम थे गोवा के, तो उनका यहाँ पे देहांत हो गया। इनको बेसिकली पैंक्रियाटिक कैंसर था, तो उसी के बारे में ये जो है पूरा इन्फॉर्मेशन आया हुआ है। तो उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है यहाँ पे पॉलिटिक्स से रिलेटेड, कैसे जो है यहाँ पे आईटी ग्रेजुएट, उन्होंने काफी अच्छा से काम किया है। अगर इनके यहाँ पे अगर पब्लिक इमेज की बात करेंगे तो काफी अच्छा, इन्होंने काफी ज्यादा जो है रिफॉर्मेशन लेकर आए हैं गोवा में। तो उन सब चीजों के बारे में डिस्कस किया जा रहा है इस आर्टिकल में। अगला आर्टिकल यहाँ पे हम लेफ्ट साइड में डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है चाइनीज के जो एम्बेसडर्स हैं, तो उन्होंने यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे भले ही हमने इस वक्त जो है टेक्निकल यहाँ पे होल्ड लगा दिया है मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट बनाने में, लेकिन जल्द ही जो है ये रिजॉल्व कर दिया जाएगा पूरा मैटर। ऐसे यहाँ पे बोला जा रहा है चाइना के एम्बेसडर जिनका नाम है लुओ जावाई। उसके साथ अगर राइट साइड में आर्टिकल डिस्कस करेंगे तो जो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज है जिनका नाम है पीसी घोष, तो इनको बेसिकली हेड करने को बोला है फर्स्ट लोकपाल को। अगर यहाँ पे लोकपाल एक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे 5 साल पहले ये बेसिकली एनैक्ट हो गया था, लेकिन अभी तक जो है इनको यहाँ पे हेड करने के लिए किसी को सेलेक्ट नहीं किया गया था। तो इसी वजह से जो है यहाँ पे अभी, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि लीडर ऑफ अपोजिशन अवेलेबल नहीं था, इसी वजह से सेलेक्ट कमेटी की बात करें तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। उसके साथ लोकसभा के स्पीकर जो है यहाँ पे मिलकर डिसाइड करते हैं कि किसको जो है यहाँ पे हेड बनाया जाएगा लोकपाल का। उसके साथ अगर लोकपाल की बात करेंगे तो इसमें जो है पीएम भी यहाँ पे जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं। मतलब जो लोकपाल का दायरा ये होता है कि वो एक बेसिकली मॉनिटर की तरह काम करता है कि अगर कोई भी करप्शन एक्टिविटी होती है तो ये जो है उसे स्निप कर लेगा। अब यहाँ पे पीएम भी इन्वॉल्व हो सकता है, पब्लिक सर्वेंट जो है अगर इनमें से कोई भी करप्शन एक्टिविटी इन्वॉल्व होता है, इंडल्ज करता है, तो लोकपाल के पास पूरा पावर है कि इनके खिलाफ यहाँ पे जो है प्रोसीडिंग शुरू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको समझना है कि कौन कौन इन्वॉल्व नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर एटॉमिक एनर्जी या फिर डिफेंस रिलेटेड अगर कुछ भी है तो लोकपाल वहां पे एक्ट नहीं कर सकता है।
उसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ हाइलाइट्स पढ़ लेते हैं लोकपाल एक्ट ऑफ 2013 के बारे में कि ये जो एक्ट है ये बेसिकली एंटी करप्शन ओम्बड्समैन की तरह काम करता है। मतलब ये जो है देखरेख करता है कि इवन सेंटर और जो स्टेट है यहाँ पे कहीं भी करप्शन ना हो। अगर सेंटर की बात करेंगे तो उसे लोकपाल कहते हैं और अगर स्टेट की बात करेंगे तो उसे लोकायुक्ता कहते हैं। अब लोकपाल में एक चेयरमैन होगा और मैक्सिमम 8 मेंबर्स हो सकते हैं। अब यहाँ पे लोकपाल कवर करता है अलग अलग कैटेगरीज को, जैसे कि पब्लिक सर्वेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, लेकिन आपको समझना है कि आर्म फोर्सेस के अंदर जो है एम्बिट में नहीं आता लोकपाल के। उसके साथ साथ यहाँ पे अटैच कर सकता है, कॉन्फिस्केट कर सकता है प्रॉपर्टी अगर यहाँ पे करप्शन में अगर आप यहाँ पे संदिग्ध माने जाते हैं। उसके साथ साथ अगर बात करेंगे कि यहाँ पे स्टेट्स को भी यहाँ पे लोकायुक्त को यहाँ पे एस्टैब्लिश करना होगा विद इन अ ईयर ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। उसी में यहाँ पे इस पर्टिकुलर एक्ट में जो विसल ब्लोअर जो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लीक करते हैं तो उनको भी यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी इस एक्ट के अंतर्गत। और यहाँ पे पूरा टाइमलाइन दिया हुआ है लोकपाल बिल का कि अगर बात करें 1960 से पूरी बातचीत हो रही थी, लेकिन कभी भी जो है यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा में पास नहीं हो पाया था। फिर यहाँ पे एक कमेटी भी बनाई गई थी जिसका नाम है एम एन वेंकटचलैया, तो इन्होंने भी बेसिकली बार बार ये रिकमेंड किया। उसके बाद जाके 2013 में जो है इसे एक्ट बनाया गया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन अवेलेबल नहीं था, इसी वजह से जो है इनके मेंबर्स को सिलेक्ट करने में बहुत ज्यादा डिले नजर आया। अब बात करते हैं पावर ऑफ यहाँ पे लोकपाल की। तो सबसे पहले तो है कि इसके पास पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस है, मतलब यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो, यहाँ पे सीबीआई हो सकता है, सीवीसी हो सकता है, तो उसके ऊपर भी यहाँ पे जो है ये काम कर सकता है, ये समॉन कर सकता है किसी भी पब्लिक सर्वेंट को। उसके साथ साथ जो है इनको अपना इन्वेस्टिगेशन विद इन 6 मंथ कंप्लीट करना पड़ेगा, लेकिन अगर कभी इनको एक्सटेंशन की जरूरत पड़े तो इनको इन राइटिंग देना पड़ेगा, फिर जाके जो है ये एक्सटेंड कर सकते हैं। और इनके जो कंडक्ट होंगे, जो ट्रायल्स होंगे, वो काफी ज्यादा स्पीडी मैकेनिज्म में होने वाले हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेयर डिड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान हेल्ड ड्यूरिंग व्हिच द कंट्रीज अग्री टू वर्क टुगेदर ऑन ऑपरेशनलाइजिंग करतारपुर कॉरिडोर। तो ये जो हमने पिछले 2 आर्टिकल्स में भी डिस्कस किया था, इवन सैटरडे को और फ्राइडे को। तो ये जो मीटिंग हुई थी वो थी अटारी, जो कि आपको पंजाब में नजर आएगा। तो इसमें जैसे कि आप जानते हैं कि जो इनिशियल यहाँ पे प्रोमिस किए गए थे पाकिस्तान के द्वारा, तो वो सारे जो है वो मुकर चुके हैं इन पर्टिकुलर डेलीगेशन मीटिंग में। अगली बात करेंगे कि जो नेक्स्ट मीटिंग होगी वो होगी वागा में, जो कि नेक्स्ट मंथ होने वाली है। अगला हम बात करें करतारपुर कॉरिडोर के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक्स पॉइंट की बेसिकली हम कनेक्ट कर क्या रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है ये एक वीजा फ्री एक्सेस की बात हमने की थी कि यहाँ पे जो है डेरा बाबा नानक को यहाँ पे हम कनेक्ट करने वाले हैं, किससे, यहाँ पे जो करतारपुर से। उसके साथ साथ आपको समझना ये है कि यहाँ पे जो है ये प्रपोज किया गया था 1999 में फर्स्ट टाइम, जब यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, जब वो यहाँ पे बस राइड गई थी लाहौर में। अब यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाता है कि यहाँ पे 550th जो बर्थ एनिवर्सरी गुरु नानक देव जी की, तो उसको भी कमेमोरेट करने के लिए इस पर्टिकुलर जो यहाँ पे करतारपुर कॉरिडोर है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला था। उसी का आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डेरा बाबा नानक और यहाँ पे जो है करतारपुर को यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी लोकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे रावी रिवर भी आपको फ्लो करती हुई नजर आती है। अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल में। यहाँ पे जो पूरा केस है ये पर्टिकुलर एक शख्स के खिलाफ है जिसका नाम है ज्योति रांधावा। तो ये बेसिकली जो है यहाँ पे मिसयूज कर रहे थे जो आर्म लाइसेंस का है। तो ये बेसिकली एक नेशनल लेवल शूटर भी है, लेकिन इन्होंने इनके ऊपर यहाँ पे पोचिंग का यहाँ पे केस लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो दुधुआ नेशनल पार्क है जो आपको यूपी में नजर आता है, तो वहां पे इन्होंने पोचिंग करने की कोशिश की है। इसी वजह से यहाँ पे एक बॉडी है जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। तो इन्होंने यहाँ पे अपना यहाँ पे जो है काम करना शुरू कर दिया है, इस पर्टिकुलर बंदे को पकड़ लिया और यहाँ पे उन्होंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास यहाँ पे आर्म्ड लाइसेंसेस है और जो कि यहाँ पे हो सकते हैं शूटर हो सकते हैं या फिर अलग अलग रीजन की वजह से उनके पास यहाँ पे लाइसेंसेस है, लेकिन उसका यहाँ पे मिसयूज करते हुए नजर आ रहा है। इसी वजह से इस पर्टिकुलर बॉडी ने बहुत सारे स्टेप्स लेना शुरू कर दिया है। अगर इस बॉडी की बात करेंगे तो ये जो बॉडी है इसे एस्टैब्लिश किया गया था 2006 में, और इसका अगर मोटो है वो है फाइटिंग ट्रांस बाउंड्री एनवायरमेंटल क्राइम। उसके बारे में और यहाँ पे समझते हैं कि वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जो है ये एक बेसिकली स्टैट्यूटरी मल्टी डिसिप्लिनरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर बनाई गई है, ताकि कैसे जो है वाइल्ड लाइफ के खिलाफ जो भी क्राइम किए जाते हैं उसको रोका जा सकता है। इसका पावर कंप्लीटली आता है वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1972 से। इसका अगर यहाँ पे फंक्शन की बात करेंगे तो ये इंटेलिजेंस कलेक्ट करता है और उसको बाकी यहाँ पे जितने भी अथॉरिटीज है उनको और स्टेट को जो है डिसमिनेट करता है। उसके साथ साथ जितने भी यहाँ पे क्रिमिनल केसेस है और जितने भी लोग हैं उनका जो पूरा डेटा यहाँ पे सेंट्रलाइज तरीके से यहाँ पे जमा करता है। उसी के साथ साथ अगर मान लीजिए कोई भी अगर कस्टम से अगर उसके साथ बातचीत करना चाहते हैं तो पूरा जो इन्फॉर्मेशन है उनके साथ भी दिया जाता है। अगर मान लीजिए कोई भी फॉरेन अथॉरिटीज के साथ या किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ यहाँ पे कोऑर्डिनेट करना है तो ये जो पर्टिकुलर बॉडी है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करती है। अगले यहाँ पे क्योंकि हम यहाँ पे दुधवा नेशनल पार्क की बात कर रहे थे जो आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा, उसके साथ साथ यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आपको बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मिलेंगी। आपके लिए मैंने यहाँ पे सिर्फ टॉप 10 बताई हुई है, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारी हैं। यहाँ पे आप कुछ नाम दे सकते हैं जैसे कि बकीरा हो सकता है, यहाँ पे चंद्रप्रभा हो सकता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो बर्ड सेंचुरी है वो हो सकता है, हस्तिनापुर हो सकता है, कायमूर हो सकता है।
अब चलते हैं यहाँ पे एक्सप्लेन पेज पे। एक्सप्लेन पेज पे काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया ब्रेक्जिट से रिलेटेड। तो जैसे कि आप जानते हैं न्यूज में बार बार यहाँ पे ब्रेक्जिट के बारे में आ रहा है, नो डील है या फिर नहीं है, तो उन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से कि जो पूरा सिनेरियो चल रहा है वो चल रहा है जून 23 ऑफ 2016 से, जब यहाँ से पूछा गया था कि आप जो ब्रिटेन है वो यूरोपियन यूनियन से बाहर आना चाहता है या नहीं आना चाहता है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 52% लोगों ने यहाँ पे वोट करके बोला कि वो यूरोपियन यूनियन से बाहर आना चाहते हैं। इसके बहुत सारे रीजन थे, इकोनॉमिक रीजन हो सकता है, यहाँ पे जीनोफोबिक तब चल रहा था तो वो भी एक पर्टिकुलर रीजन हो सकता है कि लोगों ने डिसाइड किया कि वो जो है यूरोपियन यूनियन से बाहर आना चाहते हैं। अब उसके तुरंत बाद यहाँ पे ट्रांजिशन पीरियड था जो कि बेसिकली मार्च 29 से शुरू होने वाला है, जो कि चलेगा दिसंबर 31 2020 तक। लेकिन इसी के संदर्भ में यहाँ पे एक विड्रॉल अग्रीमेंट को साइन किया गया था। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने रिफरेंडम करवा दिया, विड्रॉल अग्रीमेंट भी अगर उसको असेंट मिल गया है, उसके तुरंत बाद जो है पार्लियामेंट को भी जो है इस पर्टिकुलर डील को अग्री करने की जरूरत है। लेकिन पार्लियामेंट ने जो है पिछले 2-3 महीनों में इसे 2 बार जो है रिजेक्ट कर दिया है। अब थेरेसा मे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ गई है कि ईयू के साथ फिर से नेगोशिएट करे, यहाँ पे जो है पूरा जो टाइमलाइन है उसे थोड़ा सा इंक्रीज करने की जरूरत है। लेकिन उसके बाद हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की जो बार बार न्यूज में आती है। तो यहाँ पे आप जो ब्लू बॉक्स है वहां पे इंपॉर्टेंट टर्म्स को देख सकते हैं कि सबसे पहले बात करेंगे नो डील की। नो डील का मतलब ये कि जो यूरोपियन यूनियन और जो ब्रिटेन के बीच में जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर यहाँ पे ब्रिटेन ने बहुत सारी लायबिलिटीज है जो उन्होंने बोला था यूरोपियन यूनियन को पे बैक करते रहेंगे, तो उनके बारे में क्या होने वाला है, क्या वो डील होगी नहीं होगी। तो अगर मान लीजिए कि एक ऑप्शन ये था कि ब्रिटेन जो है वो अलग हो जाए यूरोपियन यूनियन से बिना किसी डील के, तो उसको तो साफ साफ मना कर दिया पार्लियामेंट ने कि हम तो भाई डील करके रहेंगे, लेकिन डील भी जो है काफी ज्यादा बेनिफिशियल होनी चाहिए। इसी का जो है पार्लियामेंट भी इंतजार कर रही है। दूसरी बात हम बात करें ट्रांजिशन पीरियड की। ट्रांजिशन पीरियड बेसिकली मार्च 29 2019 से जो है यहाँ पे 31 दिसंबर 2020 तक रहने वाला है। अब बेसिकली थेरेसा मे को बेसिकली इसी के बीच जो है पूरा जो है अपना बिल जो है उसे पास करवाना होगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे आयरिश का बैकस्टॉप। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है और यहाँ पे जो नॉर्दर्न आयरलैंड है उसके बीच के जो बॉर्डर्स है उसको यहाँ पे जो है टेंस करने की जरूरत नहीं है, हार्ड बॉर्डर्स को अवॉइड करने की बात की जा रही है। वहां पे जो टेंशन है वो एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है ब्रेक्जिट से रिलेटेड। अब बात करते हैं कि डील में है क्या क्या। सबसे पहले बात करेंगे पेमेंट की। पेमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईयू और यूके ने ऑलरेडी जब वो एक साथ रहते थे तो उन्होंने बहुत सारी चीजें साइन की थी, बहुत सारे इन्होंने यहाँ पे अग्रीमेंट साइन किए थे। अगर मान लीजिए यहाँ पे अलग हो जाता है तो क्या लायबिलिटीज रहने वाली है, एडिशनल पेमेंट कौन कब तक करना है, उन सब चीजों के बारे में अभी भी जो है डिस्कशन और यहाँ पे मनाई नहीं की गई है। अगली बात करेंगे आयरिश बैकशॉट, जो हमने अभी भी डिस्कस किया कि नॉर्दर्न आयरलैंड जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है तो उसके जो बॉर्डर्स है, क्योंकि अगर बात करेंगे रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की तो वो जो है ईयू का ही पार्ट रहेगा, लेकिन नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो यूके का पार्ट रहेगा। आपको मैं एक बार मैप में दिखा देता हूं कि यहां पे आप देख सकते हैं नॉर्दर्न आयरलैंड जो कि बेसिकली आपको यूके का पार्ट नजर आएगा, और जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है ये बेसिकली जो है ईयू का ही पार्ट रहने वाला है। तो उनके जो बॉर्डर में जो टेंशन होने वाले हैं उसके बारे में भी अभी भी डिस्कशन करना बाकी है। उसके बाद अगर बात करेंगे नेक्स्ट है लॉज की, क्योंकि यहाँ पे जो यूरोपियन कोर्ट है वो सबसे बड़ा यहाँ पे जस्टिस देने वाली बॉडी है। लेकिन अगर यूके की बात करेंगे तो वो जो है ब्रिटिश कोर्ट को यहाँ पे और ज्यादा जो है प्रोमिनेंस देने की बात कर रहा है। उसके बाद अगर यहाँ पे एक चीज है जो है आर्टिकल 50, जो मैं आपको बताना भूल गया। आर्टिकल 50 बेसिकली लिस्बन ट्रीटी में आता है, जिसमें अगर कोई भी कंट्री डिसाइड कर लेता है यूरोपियन यूनियन से लीव करने के लिए तो उसमें सारे प्रोविजन अवेलेबल होते हैं, आर्टिकल 50 ऑफ द लिस्बन ट्रीटी। उसके बाद एक नेक्स्ट जो एक और पॉइंट बार बार न्यूज में आता है वो है डिवोर्स बिल। तो डिवोर्स बिल में बताया जा रहा है कि जब यहाँ पे यूके अलग हो जाएगा ईयू से तो कितना उन्हें पे करने की जरूरत है, और यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस बिल में कि ऑलमोस्ट जो है 39 यूरो जो बिलियन है वो एक्चुअली पे बैक करना है। अब बात करेंगे कि व्हाट नेक्स्ट, कि अब क्या हो सकता है कि इवन जो है यहाँ पे यूरोपियन समिट होने वाली है तो उसमें जो है हो सकता है थेरेसा मे यहाँ पे और ज्यादा टाइमलाइन की बात कर सकती हैं। लेकिन अगर न्यूज मीडिया की बात करेंगे तो बार बार बोला जा रहा है कि शायद दूसरा रेफरेंडम हो सकता है कि यहाँ पे जो जनता है वो वापस वोट करेगी कि उनको सच में यूरोपियन यूनियन से बाहर आना है या नहीं आना है। लेकिन अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट की मानेंगे तो वो बोल रहे हैं कि ये काफी ज्यादा अनलाइकली है कि दूसरा रेफरेंडम हो। दूसरी बात हम करेंगे पार्लियामेंट्री इलेक्शन की। हो सकता है कि दूसरी बार फिर से यहाँ पे जो है पार्लियामेंट इलेक्शन चुन कर आए, या फिर दूसरी चीज हो सकती है कि जो थेरेसा मे है उनके खिलाफ यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन यहाँ पे चलाया जा सकता है। इनसे क्या होगा, उनकी जो सरकार है वो गिर जाएगी। लेकिन अगर थेरेसा मे की अगर पर्सनली बात करें कि वो बेसिकली कंजर्वेटिव है, लेकिन उनके ऑपोजिशन में जो है लेबर पार्टी है। लेकिन अगर उनकी खुद की बात करें तो वो ब्रेक्जिट नहीं चाहती थी, लेकिन क्योंकि पूरे लोगों का यहाँ पे उनका वर्डिक्ट था कि वो बाहर होना चाहते हैं, इसी वजह से जो है पूरा इनिशिएटिव थेरेसा मे ने लिया हुआ है। और यहाँ पे मैंने आपको मैप में पहले ही दिखाया हुआ कि अगर ग्रेट ब्रिटेन की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे बेसिकली 3 यहाँ पे रीजन मिलेंगे। एक है स्कॉटलैंड आपको नजर आएगा, इंग्लैंड और यहाँ पे वेल्स। लेकिन अगर आप यहाँ पे यूके की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स के साथ साथ नॉर्दर्न आइलैंड भी नजर आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे ब्रिटिश आइल्स की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे सारी चीजें मिलेंगी। इवन रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जो है इन सब चीजों को मिला के बनता है ब्रिटिश आइल्स। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन है जो आपको समझनी है यहाँ पे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यूरोपियन यूनियन एडेड 10 कंट्रीज टू दी
टैक्स ब्लैकलिस्ट मेकिंग 15 कंट्रीज इन द लिस्ट। तो अब बेसिकली लिस्ट में 15 कंट्रीज है, तो इसमें से कौन सी कंट्री जो है वो ब्लैकलिस्ट नहीं की गई है? तो यहां पे आपका 4 ऑप्शन है, यूएई है, मार्शल आइलैंड्स है, सूडान है और बारबाडोस है। तो इसमें जो है सूडान को इस पर्टिकुलर लिस्ट में ऐड नहीं किया गया है, लेकिन जो बाकी कंट्रीज है इसे माना गया है कि ये जो कंट्रीज है यहाँ पे टैक्स हेवन मानी गई है और यहाँ पे जो है डबल टैक्सेशन का भी इशू चल रहा है। इसी वजह से जो यूरोपियन यूनियन ने इन सारी कंट्रीज को जो है इस पर्टिकुलर टैक्स ब्लैकलिस्ट लिस्ट में ऐड कर दिया है। अब चलते हैं एक्सप्लेन पेज पे। नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस किया जा रहा है कि जितना इंफॉर्मेशन यहाँ पे गवर्नमेंट कलेक्ट करती है किसी भी स्कीम से रिलेटेड, तो वो यहाँ पे अगर जनता को आप डायरेक्टली दे देते हैं तो उससे ज्यादा कुछ फायदा नहीं होने वाला है। यहाँ पे जरूरत ये है कि इसे सही तरीके से जो है एनालाइज करने की जरूरत है, रिपोर्टिंग करेंगे तब जाके जो है यहाँ पे असली एसेंस इसका बाहर आने वाला है। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे हर स्कीम के लिए यहाँ पे एक MIS होता है, मतलब मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब यहाँ पे अगर बात करेंगे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कितने लोगों को अंडर व्हाट स्कीम्स यहाँ पे पैसे दिए गए हैं, उन सबका डेटा जो है वो कलेक्ट होता है। इवन मनरेगा में कि अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, कोई यहाँ पे ग्रीवेंस है, तो उन सब चीजों को कहीं ना कहीं रिकॉर्ड किया जाता है। अगर बात करेंगे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया जा रहा है एक एनालॉजी के साथ कि अगर मान लीजिए आपका बच्चा जो है किसी पर्टिकुलर स्कूल में है, वहां पे CCTV लगा हुआ है, अगर आप यहाँ पे उसे दिन भर मॉनिटर करते रहेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर कोई यहाँ पे आपको इन्फ्रेंस दे देता है कि आपके बच्चे ने इस काम में अच्छा काम किया है, तो वो जो रिपोर्टिंग है वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल होती है। उसी तरीके से यहाँ पे बोला जा रहा है कि जितनी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट इस वक्त दे रहा है तो उसको यहाँ पे अच्छे से रिपोर्ट करने की जरूरत है, ताकि जो है इन्फॉर्म डिसीजन लिए जा सके। इवन जो है यहाँ पे पब्लिक जो है वो एम्पावर्ड रह सके, क्योंकि वो अब सीधा डेटा नहीं देख रहे हैं रॉ डेटा, वो यहाँ पे एनालाइज डेटा देख रहे हैं। अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी रिलीज द 6 ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक 2019। तो ये जो हमने एडिटोरियल पेज पे ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ, तो काफी सिंपल सा सवाल है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 ऑप्शन आपके पास है, यूनाइडो है, उसके बाद UNEP है, WHO और यहाँ पे WMO है। तो जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर सकते हैं, यहाँ पे UNEP ने इसे रिलीज किया है। उसके साथ साथ मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ कि कभी एस्टैब्लिश हुआ है, हेडक्वार्टर का आपको मिलेगा नायरोबी में मिलेगा। उसके साथ साथ कौन से 7 सेक्टर्स है जहाँ पे काम करता है। अगला यहाँ पे वर्ल्ड न्यूज की बात करेंगे, तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो पूरे न्यूजीलैंड में यहाँ पे जो मास शूटिंग हुई थी उसी से रिलेटेड यहाँ पे जो पूरा आर्टिकल आया हुआ है। तो यहाँ पे एक शख्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे अब्दुल अजीज, जिन्होंने जो है इस पर्टिकुलर जो यहाँ पे टेरेस है इसको सीधा देखा, उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। तो ये बेसिकली यहाँ पे एक स्मार्टिंग के आप तरीके देख रहे हैं कि कैसे जो है आप यहाँ पे काउंटर कर सकते हैं अंडर वेरी स्ट्रेंज सिचुएशंस। उसके बाद अब बात करेंगे यहाँ पे इथियोपिया की। जैसे कि आप जानते हैं जो प्लेन क्रैश हो गया था बोइंग 737 मैक्स 8, तो उनकी जो है यहाँ पे लाश यहाँ पे लाई गई हैं। तो सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इथियोपिया की लोकेशन क्या है। तो इथियोपिया आप यहाँ पे मैप से देख सकते हैं, यहाँ पे उसकी कैपिटल बेसिकली आपको अदिस अबा मिलेगी, और यहाँ पे उसी के साथ जो पूरा एयरक्राफ्ट है मूव कर रहा था कहाँ पे, नायरोबी में, जो आपको बेसिकली केन्या में नजर आएगा। अगला क्वेश्चन है नेम द कंट्री दैट मेड द फर्स्ट शिपमेंट अंडर द यूनाइटेड नेशन ट्रांसपोर्ट्स इंट्रॉक्स रूटियर्स थ्रू ईरान चाबहार पोर्ट। तो चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल करते हुए कौन सी पर्टिकुलर कंट्री ने जो है फर्स्ट शिपमेंट की है। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है, रशिया, US, ईरान, अफगानिस्तान। तो ये जो किया गया अफगानिस्तान के द्वारा। तो चाबहार की आप लोकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है मकरान कोस्ट में आपको नजर आएगा। यहाँ पे आप चाबहार देख रहे हैं। यहाँ पे आप पाकिस्तान में भी एक पोर्ट है जो कि चाइना डेवलप कर रहा है, जो जिसका नाम है गदार पोर्ट। तो दोनों पोर्ट जो आप देख सकते हैं, तो इंडिया जो डेवलप कर रहा है वो चाबहार है, जो आपको ईरान में नजर आएगा। तो बेसिक इसका जो इंपॉर्टेंस ये है कि ये हेल्प करता है कनेक्ट करने में जो सेंट्रल एशिया स्पेसिफिकली अफगानिस्तान को। उसके साथ अगर यहाँ पे इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे चाबहार पोर्ट के बारे में, तो कहीं ना कहीं जियो स्ट्रैटेजिक है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी ह्यूमैनिटेरियन कॉज है तो उसके लिए हमारे पास जो लोग हैं वो ऑलरेडी चाबहार पे अवेलेबल होंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पे जो बायलैटरल ट्रेड है अफगानिस्तान, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया के साथ, तो वो भी जो है बढ़ता जाएगा, और जो डिपेंडेंसी है पाकिस्तान के साथ, जो कि इतना फ्रेंडली नेबर नहीं हमारा, तो वो भी जो है रिड्यूस हो जाएगा। अगली बात करेंगे कि यहाँ पे जो क्रूड ऑयल है और जो यूरिया हम यहाँ पे जो है इंपोर्ट करवाते हैं, तो वो काफी आसानी से हम इंपोर्ट कर पाएंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के द्वारा, क्योंकि हम यहाँ पे जो है चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहे हैं। अगली बात करेंगे ईरान के पर्सपेक्टिव से क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईरान जो है उसका हम एक बहुत ही लार्जेस्ट यहाँ पे कस्टमर है, तो उससे जो है उनका भी इकोनॉमिकली यहाँ पे फायदा होने वाला है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मिलने वाली है। तो इसी वजह से जो है इंडिया और ईरान दोनों का फायदा होगा इस चाबहार पोर्ट के साथ। अगला यहाँ पे चलते हैं इकोनॉमी पेज पे। तो यहाँ पे हमने पहले भी डिस्कस किया कि यहाँ पे कम से कम $5 बिलियन का करेंसी स्वैप विंडो का इस्तेमाल किया जाएगा आरबीआई के द्वारा, ताकि ज्यादा जो है लिक्विडिटी मार्केट में यहाँ पे इन्फ्यूज की जा सके। तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि लिक्विडिटी स्वैप का मतलब क्या होता है, इसका फायदा क्या होता है। लिक्विडिटी स्वैप बेसिकली 2 फ्रेंडली कंट्रीज के बीच में हो सकता है। इससे क्या होता है कि यहाँ पे आप अग्री कर लेते हैं पर्टिकुलर एक्सचेंज रेट से, और यहाँ पे किसी भी थर्ड कंट्री का जो है करेंसी यूज नहीं करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं इवन जापान के साथ हमने किया, यूएस के साथ भी हम कर रहे हैं। तो बेसिकली फायदा ये होता है कि इससे जो रेट फ्लक्चुएशंस होते हैं, तो उससे आपका जो है ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उसके साथ साथ आपको चीपर और सिक्योर जो है डेप्ट मिल जाते हैं। ये 2 फायदे होते हैं किसके, करेंसी स्वैप के।
अगला क्वेश्चन है विच टीम वन दी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी आफ्टर डिफीटिंग महाराष्ट्र। तो ये जो काफी सिंपल सवाल है, ये कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने जो हराया है। तो उसी के साथ आपको समझना ये कि ये जो पर्टिकुलर गेम है किससे रिलेटेड है, क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस गेम से रिलेटेड है तो आपको बताना चाहिए कि ये जो है बेसिकली क्रिकेट से रिलेटेड है और इसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है बीसीसीआई के द्वारा और यहाँ पे जो टीम है वो रणजी ट्रॉफी की जो टीम है वही लड़ती है। अगली बात करेंगे यहाँ पे इकोनॉमिक पेज में मोटर व्हीकल बिल के बारे में, तो जो लैप्स हो गया राज्यसभा में। तो इस इंपॉर्टेंट बिल की बात करेंगे तो सबसे पहले इसमें बहुत सारे जो लॉस है वो काफी स्ट्रिक्टेंट थे। मतलब अगर मान लीजिए आप बिना लाइसेंस के अगर ड्राइव कर रहे हैं तो आपको 1000 से ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, मतलब 5000 यहाँ पे पेनाल्टी लगाई गई थी। उसके साथ अगर कोई भी जो है जुवेनाइल अगर यहाँ पे व्हीकल चलाता हुआ नजर आएगा तो उसके जो पेरेंट्स है उनके ऊपर चार्जेस लगा दिए जाएंगे। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे जो है प्रोविजन अवेलेबल थे इस बिल में। उसके साथ साथ यहाँ पे जो थर्ड पार्टी जो इंश्योरेंस के लिए जो बॉडीज थी तो उस पर कोई भी कैप नहीं लगाया गया था। तो उसी के साथ अगर मान लीजिए गुड स्मार्टियंस है तो उनके लिए भी यहाँ पे जो है इंसेंटिवाइज किया गया था कि उनके ऊपर ज्यादा जो है बात जो पुलिस वाले उनको इंट्रोगेट नहीं करने वाले हैं। वो सारे जो प्रोविजन थे वो इस बिल में अवेलेबल थे, लेकिन वो लैप्स हो गया राज्यसभा में। अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर बिल की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स की। सबसे पहले कोशिश ये की गई थी कि जो फाइन है वो इंक्रीज किया जा सके ताकि जो है यहाँ पे जो इरेगुलरिटीज नजर आई थी, जो हल्के में ज्यादा जो ड्राइवर्स ले रहे थे तो उसको रिड्यूस किया जा सके। उसके साथ अगर ड्राइविंग लाइसेंस का जो एक्सपायरी डेट है उसको यहाँ पे एज के हिसाब से चेंज किया गया था। तो वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। उसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज ये समझनी है कि एनवायरमेंट को यहाँ पे इफेक्ट करने वाले जितने भी यहाँ पे व्हीकल्स थे तो उसको भी हटाने के लिए यहाँ पे बहुत सारे प्रोविजन यहाँ पे अवेलेबल थे, लेकिन दुखद बात यह है कि राज्यसभा ने जो है ये लैप्स हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ज्योग्राफिक इंडिकेशन रजिस्ट्री रिसेंटली ग्रांटेड जीआई टैग टू कूर्ग अरबिका कॉफी। तो ये जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करता है। सबसे पहले आपको समझना है कि जीआई टैग से रिलेटेड बहुत सारे सवाल बन सकते हैं यूपीएससी के किसी भी एग्जाम में। सीएपीएफ की बात करें, सीडीएस की बात करें या फिर यूपीएससी की। तो जीआई के टैग के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। इवन जो रिसेंटली जो ऐड हुए हैं पिछले साल में तो उन सब चीजों के बारे में आप रिवाइज कर सकते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर कूर्ग अरबिका है कॉफी तो ये आपको मिलेगी कोडागु, जो कि आपको कर्नाटक में नजर आएगा। उसी के साथ मैंने आपको कल भी रिवाइज करवाया, बेसिकली साढ़े को रिवाइज करवाया था कि जो जीआई टैग है उसका जो क्या लोगो है। उसके साथ अगर इसकी टैगलाइन की बात करें वो है इनवैल्यूएबल ट्रेजर ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। और यहाँ पे अगर बात करेंगे कि कौन से प्रोफेशन के अंदर काम करता है तो सबसे पहले विद इन इंडिया ये ज्योग्राफिक इंडिकेटेड गुड ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1999 के अंदर काम करता है। उसके साथ साथ ये बेसिकली पेरिस कन्वेंशन जो है उसके अंदर भी काम करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमने पहले भी डिस्कस किया, आप रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक पेज में डिस्कस किया जा रहा है कि कैसे जो है यहाँ पे पीएसबीज में यहाँ पे एनपीए का जो प्रॉब्लम था वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि इवन जो है यहाँ पे अभी जो रेट चल रहा है 8.1 का जो एनपीए वो हम रिड्यूस कर सकते हैं 3.5 बाई 2020। तो इवन सेम चीज हमने जो है यहाँ पे एडिटोरियल पेज पे भी डिस्कस किया था कि जो दो आईबीसी है और जो फ्रेमवर्क जो आरबीआई ने फॉलो किए हैं उससे जो है एनपीए और जो स्ट्रेस एसेट्स है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है। अब बात करते हैं हमारी कंट्री की। तो यहाँ पे कमर्शियल बैंक्स में भी दो तरीके के बैंक्स होते हैं, एक होता है शेड्यूल और एक नॉन शेड्यूल। विद इन शेड्यूल आपको पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर में बैंक्स नजर आते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे अलग अलग बैंक्स की क्या क्लासिफिकेशन की जाती है। पब्लिक सेक्टर बैंक से बेसिकली जो मेजर स्टेक है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में होता है। इसके एग्जांपल लीजिए यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, सिंडिकेट बैंक है, देना बैंक है। उसी तरीके से कुछ बैंक होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर बैंक होते हैं। इसमें जो मेजर शेयर का जो कैपिटल है ये बेसिकली हेल्ड किया जाता है प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा। इसकी आईसीआईसी हो सकता है, कोडक हो सकता है या फिर जो एचडीएफसी है। उसी तरीके से जो फॉरेन बैंक होते हैं इनका जो यहाँ पे फॉरेन कंट्रीज में यहाँ पे पूरा इनकॉर्पोरेशन होता है, लेकिन ऑपरेट करते हैं या ब्रांचेस बनाते हैं हमारी कंट्री में। इसकी एचएसबीसी हो सकता है, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक। तो ये कुछ ब्रॉड क्लासिफिकेशन है जो यहाँ पे बैंकिंग में की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि बताइए क्या थीम थी वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे की। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है कि ट्रस्टेड स्मार्ट प्रोडक्ट, कंज्यूमर राइट, राइट टू चूज, चूज टू स्मार्ट। तो इस साल की जो थीम थी कंज्यूमर राइट डे पे तो वो थी ट्रस्टेड स्मार्ट प्रोडक्ट्स। तो आपके लिए सवाल है जो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। उसका है सबसे पहले कि बताइए पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, और दूसरा है कि बताइए हेडक्वार्टर कहां मिलेगा आपको बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का। तो इन दो सवाल का जवाब इसलिए आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के बीच और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।